जय हिंद और माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस योर सेट 3। और हाँ, जो है स्टूडेंट्स सेकेंड फेज ऑफ एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं वो मुझे 9162222111 पे कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी ले ले और ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैंने सेकेंड फेज की प्रिपरेशन जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्टार्ट कर दी है। तो आप यदि पटना में हैं तो पटना कॉलेज आकर आप सेकेंड फेज की तैयारी कर सकते हैं, और यदि घर पे हैं, पटना आने में अभी सक्षम नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। तो आई थिंक नाउ इट इज टाइम टू प्रिपेयर योर सेकेंड फेज so that you crack your second phase examination easily. So now you start your second phase preparation. Let's see your set 3. set 3 में पहले पैसेज है। पैसेज में क्या है देखिएगा, पहले पैसेज में कह रहा है कि one of the main reasons of corruption in election today is the lure of power। कहता है कि one of the main reason of corruption, यानी करप्शन इन इलेक्शंस, कहता है कि जो आपका सबसे बड़ा जो करप्शन का कारण है इलेक्शन में, यानी चुनाव में सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वह क्या है, तो उसके बारे में कहा है कि इज द ल्योर ऑफ पावर, यानी कि मतलब सत्ता पाने की जो लोभ होता है, सत्ता पाने की जो आकांक्षा होती है, वही आपका जो है चुनाव का सबसे बड़ा करप्शन यानी भ्रष्टाचार का कारण है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि today is the lure of power which haunts the politicians so much that they feel no qualms of conscience in adopting any underhand method to come out successful। जिससे क्या होता है कि ये जो सत्ता पाने की लालच है वो पॉलिटिशियन को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है, यानी उत्तेजित करता है, उसमें लोभ भरता है। और वह क्या करता है पॉलिटिशियन, मतलब कि बिना कुछ सोचे हुए, यानी कि अंडर हैंड का मतलब है कि गलत तरीके से आपका क्या करता है, यूज करके पावर को यानी सत्ता पाने के लिए वह करप्शन की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे यही कर रहा है कि रीच हैंड द पॉलिटिशियन को क्या करता है, मतलब प्रलोभित करके, सो मच दे फील नो क्वाल्म्स, और अपने आत्मा को न सुनकर, इन एडॉप्टिंग एनी अंडर हैंड मेथड टू कम आउट सक्सेसफुल, सफल होने के लिए कोई भी अंडर हैंड मतलब छलपूर्ण तरीके से वह सत्ता में आना चाहता है। करप्शन कहता है कि करप्शन थ्रिव्स इन इलेक्शन। करप्शन क्या है, तो करप्शन कहता है कि थ्रिव्स इन इलेक्शन। थ्रिव्स मतलब होता है पनपना, तो करप्शन थ्रिव्स इन इलेक्शन, करप्शन भ्रष्टाचार जो है चुनाव में पनपते हैं। उसके बाद है बिकॉज दोज इन द फील्ड प्ले ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द इलेक्टोरेट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपके जो मतदाता होते हैं, तो इलेक्टोरेट मतलब मतदाताओं के मनोविज्ञान, साइकोलॉजी मतलब क्या, कि नेता लोग जो लीडर होते हैं इलेक्शन में हमारे साइकोलॉजी को माइंड वॉश करते हैं। जैसे कि आपके झूठे वादे कर दिए, आपको उस तरह से चुनाव के दौरान आपसे वादे करेंगे, झूठे वादे करेंगे, और आपसे क्या करेंगे, वोट ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ यही कहता है कि दोज इन द फील्ड प्ले ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द इलेक्टोरेट, मतदाताओं के साइकोलॉजी पे, मनोविज्ञान पे खेल खेलते हैं, मतलब गलत तरीके से हावी होते हैं। द वोटर्स आर स्वेड बाय द टॉल प्रोमिसेज ऑफ द कैंडिडेट टू हुज मशीनेशन दे फॉल एंड इजी प्रे। कहता है कि द वोटर्स आर स्वेड बाय द टॉल प्रोमिसेज ऑफ कैंडिडेट। जो कैंडिडेट्स होते हैं आपके नेता लोग, वो क्या करते हैं, वोटर को बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं, आपको भी मालूम होगा, तो बड़े बड़े प्रॉमिस करके वो अपने जाल में फंसाते हैं। उसके बाद कहता है कि इजी प्रे, दैट मीन्स कहता है कि टू हुज मशीनेशन दे फॉल एंड इजी प्रे। मशीनेशन मतलब होता है छल कपट योजना, और क्या करते हैं वो अपनी छल कपट योजना से मतदाताओं को अपनी जाल में आसानी से क्या कर लेते हैं, फंसा लेते हैं। ठीक है, दे आर आल्सो susceptible to fall and easy prey to adulation at the politician due to their illiteracy। कहता है कि इसके बाद जो आपका कहता है कि आपके दूसरा कारण क्या होता है, सबसे पहला कारण इसमें मेंशन नहीं किया कि आपके नेता लोग झूठे वादे करते हैं, झूठे वादे करके आपको क्या करेंगे, आपको अपना वोट लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या करता है कि हम लोग क्या होता है कि आप देखे होंगे कि इलिटरेसी यानी कि निरक्षरता जो है, मतलब पढ़े लिखे ना होना, तो नेता लोग इसका फायदा उठाते हैं, अशिक्षा का फायदा उठाते हैं। दैट मीन्स वह इसके फायदा उठाकर वह अपने वोट बैंक को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से आपके ये सब भ्रष्टाचार में आता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है
नेक्स्ट कहता है दे आर आल्सो susceptible to fall and easy prey to adulation as the politician due to the illiteracy के कारण besides anti corruption law, मतलब ऐसा नहीं है besides anti corruption law मतलब कि करप्शन लॉ मतलब कि आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार विरोधी कानून बना हुआ है, लेकिन फिर भी इसके अतिरिक्त क्या लोग करते हैं कि आर लॉ आर ऑनर्ड मोर इन देयर ब्रीच देन इन देयर ऑब्जर्वेंस। कहता है कि वो क्या करते हैं इसके सम्मान करने के मतलब अपेक्षा में, मतलब कह सकते हैं कि आप इसके सम्मान करने की अपेक्षा में कानून को वे क्या करते हैं इसको भंग करते हैं, तोड़ते हैं। आप भी देखे होंगे कि अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें कोरोना काल था और कहा जाता है अभी स्कूल कॉलेज नहीं खोले हैं लोग, मतलब गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज नहीं खोली है, लेकिन इलेक्शन में आप देखे थे कि चुनाव में जब रैली हो रही थी तो उसमें लाखों लाखों लोग जा रहे थे विदाउट मास्क, कोई मास्क नहीं, कोई सैनिटाइजेशन नहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो लोग पूरी आचार संहिता से लेकर आप कह सकते हैं कि पूरे कानून को तोड़ देते हैं और अपने वोट को क्या करते हैं पाने के लिए हर चीज को क्या करते हैं करप्शन में लिप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके आगे कहता है कि मोर ओवर सम कंस्टिट्यूएंसी आर सो बिग दैट इट बिकम डिफिकल्ट टू डिस्कवर एंड चेक करप्ट प्रैक्टिस। कुछ ऐसे कंस्टिट्यूएंसी मतलब विधान निर्वाचन क्षेत्र कह सकते हैं कि ऐसे इतना कंस्टिट्यूएंसी जो है मतलब निर्वाचन क्षेत्र इतने बड़े होते हैं कि वहां से हम लोग जो करप्शन होते हैं उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिस रूप से, ठीक है। लेकिन कह सकते हैं हम कि करप्शन में जो है नेता लोग भ्रष्ट तरीके से आप कह सकते हैं वो लोग प्रमोट करते हैं वैसे लोगों को जो चापलूसी करते हैं और वैसे लोगों को उकसा देते हैं, वैसे लोगों से वह वोट बैंक बनाते हैं जो इलिटरेट होते हैं, यानी अशिक्षित लोगों को वह क्या करते हैं वोट बैंक बनाते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि आज भी बहुत सारे ऐसा माइंड सेट किए हुए हैं लीडर्स लोग कि आपके मतलब शिक्षा पे जोर नहीं देते हैं, सॉरी आपके शिक्षा पे जोर नहीं देते हैं, दैट मीन्स एजुकेशन पे कोई आपके जोर नहीं है, यानी वो हमेशा क्या करते हैं वो हमेशा एजुकेशन को पीछे रखते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप पढ़िएगा तो क्या करिएगा आप मतलब कि वोटिंग सही तरीके से कीजिएगा, तो इसलिए एजुकेशन को पीछे रखते हैं ताकि आप वोटिंग उनको जैसा बोलेंगे वैसा आप करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को चलते हैं, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि द पॉलिटिशियन इंडल्ज इन करप्शन इन ए इलेक्शन नाउअडेज बिकॉज। पॉलिटिशियन जो है करप्शन में लिप्त है, ऐसा क्यों? तो पहला का ये ऑप्शन में देखिए ऑफ द ल्यूर ऑफ पावर। क्यों भाई? क्योंकि आपकी सत्ता पाने की जो इच्छा होती है, सत्ता पाने का जो लोभ होता है, उसके कारण आपकी जो है पॉलिटिशियन जो है करप्शन में लिप्त होते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट का हो गया। सेकेंड है हाउ डज करप्शन थ्रिव इन इलेक्शन। किस तरह से करप्शन जो है इलेक्शन में पनपता है? तो ऑप्शन सी पे आइए, कहता है द पॉलिटिशियन एक्सप्लॉइट द इलेक्टोरेट साइकोलॉजिकली। सही बात है, यानी कि साइकोलॉजिकली मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से, यानी कह सकते हैं कि आपके लीडरशिप जो नेता होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि आपको साइकोलॉजी रूप से इतने बड़े बड़े वादे कर देंगे कि आप उनके वादे में आके झांसे में आके, वादे नहीं झांसे में आके आप उन्हें वोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड का सी होगा। थर्ड है अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाई डू द वोटर्स फॉल एन इजी प्रे टू द मशीनेशन ऑफ द पॉलिटिशियन। यानी राइटर्स के अकॉर्डिंग पॉलिटिशियन के झूठे वादे मतलब मशीनेशन मतलब उनके झूठे वादे में मतलब वोटर्स क्यों पढ़ते हैं? तो यहाँ पे देखिए दे आर इलिटरेट एंड डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डिजाइंस द पॉलिटिशियन हैव ऑन देम। यानी कि सही बात है, इलिटरेट का फायदा उठाते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा थर्ड का बी। फोर्थ नंबर है व्हाट हैपेंस टू द एंटी करप्शन लॉ। मतलब एंटी करप्शन लॉ में क्या होता है, क्या घटता है, क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो डी ऑप्शन पे आइए, एंटी करप्शन लॉ आर ऑनर्ड मोर इन देयर ब्रीच देन इन देयर ऑब्जर्वेंस। आपके पैसेज में गिवन है, मेंशन है, ठीक है। यानी कि आपके जो एंटी करप्शन लॉ है वह सम्मान के अपेक्षा यानी उसको पालन से ज्यादा क्या किया जाता है, उसको ब्रीच किया जाता है, भंग किया जाता है, उस नियम को तोड़े जाते हैं इलेक्शन ड्यूरिंग योर इलेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से पैसेज के फर्स्ट का आंसर ए होगा, सेकंड का सी होगा, थर्ड का बी होगा और फोर्थ का डी होगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास पीडीएफ होंगे, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 5 से देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए आंसर लिख देते हैं। फर्स्ट का क्या होगा? तो फर्स्ट पैसेज का फर्स्ट आंसर ए, सेकंड का क्या होगा? तो सेकंड का बी
और थर्ड का सी, फोर का डी। ये आपका आंसर ए सी बी डी, सॉरी ए सी बी डी, ए सी बी डी। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है, तो 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर विथ द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट आर टू द प्रेजेंट एट द फंक्शन। वी आर हैप्पी, हम लोग खुश हैं, क्यों भाई, क्योंकि आवर प्राइम मिनिस्टर विथ द मेंबर्स। माय डियर रिमेंबर, हमने बताया था आपको कि यदि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी कि आपके यदि सेंटेंस में यदि 2 सब्जेक्ट हैं और प्रीपोजिशन से ऐड है, 2 से अधिक भी सब्जेक्ट है, तो इस तरह से यदि रहेंगे S1 प्लस प्रीपोजिशन प्लस S2 प्लस प्रीपोजिशन प्लस S3, इस तरह से यदि आपके सेंटेंस का अरेंजमेंट होगा तो आपका मेन सब्जेक्ट ये होगा फर्स्ट प्रीपोजिशन का पहला सब्जेक्ट, उसके पहले वाला सब्जेक्ट, और ये सिंगुलर तो ये वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर, और ये प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो डिपेंड्स किस पे करेगा, तो आपके S1 पे। लेकिन इसलिए हमने बताया था कि S1 प्लस कंजंक्शन हो प्लस S2 हो तो वर्ब किस पे डिपेंड करेगा, तो S1 पे डिपेंड करेगा। यानी S1 सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, और S1 प्लूरल हो तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल। इसमें कौन कौन आएंगे, तो इसमें हमने बताया था कि यदि ए फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल और ए थर्ड रूल। एक होता है S1 प्लस कंजंक्शन हो प्लस S2 हो प्लस वर्ब क्या होगा, वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी होगा। डिपेंड किस पे पड़ेगा, तो कंजंक्शन के बाद वाले इस पे S2 पे, ठीक है। तो S2 पे कौन आते हैं, तो मात्र 3 याद रखिएगा, आइदर और में, एक और के बाद वाला, एक होता है नाइदर नॉर, और एक जो लास्ट है आपका वह है नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। ये 3 के केस में आपको क्या होगा, बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके वर्ब का मतलब कि वर्ब को प्रिफर करना पड़ेगा। यदि और के बाद, नॉर के बाद, नॉट ओनली यानी बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या होगा, वर्ब प्लूरल। लेकिन इसके अतिरिक्त इसको छोड़ दे, एक्सेप्ट इसको मतलब छोड़ के यदि और कोई भी कंजंक्शन की बात करें, जैसे विथ थे, टुगेदर विथ थे, टुगेदर विथ थे, एलोंग विथ थे, एज वेल एज, ये सब कोई भी, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स एंड नॉट, कोई भी कंजंक्शन आएंगे तो आपका इसके पहले वाला, दैट मीन्स इस कंजंक्शन के पहले वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, वर्ब। तो आपके क्वेश्चन में जो दिया है, वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर विथ द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट, यानी आवर पहला क्या है, आवर प्राइम मिनिस्टर, दैट मीन्स आवर पीएम, उसके बाद आगे क्या है, विथ द कैबिनेट, इसके बाद तो हमारा विथ, हाँ विथ, टुगेदर विथ, एलोंग विथ किसी हो, तो विथ के पहले क्या है मेरा आवर पीएम यानी सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होगा, वर्ब मेरा सिंगुलर होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर विथ द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट, आर ना होकर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। थर्ड पार्ट में एरर, सी रिमूव आर एंड ऐड इज। 6 नंबर है, नो सूनर डिड मीनाक्षी रीच द स्टेशन व्हेन इट स्टार्टेड रनिंग। ज्यों ही तो ही का मीनिंग देता है, दैट मीन्स नो सूनर, ज्यों ही मीनाक्षी क्या हुआ, स्टेशन पहुंची, बरसात क्या, वर्षा होने लगी। तो आपके 5 का सी हो गया था। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में आपका कंजंक्शन का क्वेश्चन है और इसमें आपको पेयर याद होना चाहिए। जैसे आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन में यदि नो सूनर आया है, नो सूनर आया है तो आपका क्या आएगा, देन आएगा। यदि हार्डली या स्कार्सली आया है तो आपके इसके साथ जो पेयर होगा क्या आएगा, वेन आएगा, वेन आएगा। यदि जैसे बिटवीन आया है तो आपका क्या आएगा, एंड आएगा, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। आइदर और आया है, आइदर आया है तो क्या आएगा, और आएगा। नाइदर आया है तो क्या आएगा, नॉर आएगा। तो ये पेयर आपको याद करना होगा। नो सूनर के साथ देन आता है, हार्डली स्कार्सली के साथ वेन आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है, आपके आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर। इस तरह से आप कह सकते हैं बोथ के साथ क्या आता है, एंड आता है, फ्रॉम के साथ क्या आता है, टू आता है। तो इस तरह से आपके नॉट ओनली के साथ क्या आता है,
बट एल्सो आता है। TOO के साथ क्या आता है, तो TO2 आता है। ठीक है, तो पेयर आपको याद होना चाहिए। तो आपके नो सूनर है तो आगे क्या होगा, पेयर देन होगा। तो नो सूनर डिड, इसके बाद गरीबा है, सही है। नो सूनर डिड मीनाक्षी रीच द स्टेशन व्हेन दिया है, तो पेयर गलती दिया है, व्हेन ना होकर क्या होना चाहिए था, वहां देन होना चाहिए था। यानी 6 का बी, रिमूव व्हेन एंड ऐड देन। 7 नंबर है माई सेल्फ एंड रामानुजम विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन सैटरडे। माई सेल्फ एंड रामानुजम, माय डियर, आप कभी भी याद रखिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दैट मीन्स आप यदि प्रोनाउन पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब यह है कि जिसके अंत में सेल्फ लगा हो या सेल्फ्स लगा हो। सेल्फ सिंगुलर के लिए लगता है और सेल्फ जो है प्लूरल के लिए लगता है। जैसे माई सिंगुलर है तो सेल्फ हो गया, माई सेल्फ, और आवर प्लूरल है तो क्या होगा, आवर सेल्फ्स होगा, इस तरह से। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने सब्जेक्ट को प्रभावित करता है, इसलिए कभी भी एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैट मीन्स जिसके अंत में सेल्फ और सेल्फ्स लगे होते हैं, यू कैन नॉट यूज एज अ सब्जेक्ट, दैट मीन्स यू नेवर यूज एज अ सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज मत कीजिए। जैसे यदि आप बोलते हैं कि माई सेल्फ है मोहित कुमार या माई सेल्फ अमोद कुमार, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये पूरी तरह से, कंप्लीटली रॉन्ग, पूरी तरह से गलत है। क्योंकि माई सेल्फ क्यों बोले आप, ये तो रिफ्लेक्सिव है। इसीलिए कभी भी आप इंट्रोडक्शन में जीडी के दौरान आप बोलिए आई एम अमोद कुमार, या ये भी कह सकते हैं माई नेम इज अमोद कुमार, या ये भी कह सकते हैं दिस इज अमोद कुमार बिफोर यू। तो आप सही ग्रामर का यूज कीजिए यदि जीडी में भी जा रहे हैं तो यहां से माई सेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आपको प्रोनाउन यदि पढ़े हैं तो पढ़ाई होंगे क्यों नहीं होता है, यानी कि सब्जेक्ट इसको चाहिए पहले प्रभावित करने के लिए, तो इस तरह से नहीं होगा। माई सेल्फ को क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के रूप में माई सेल्फ का क्या आएगा, तो माई सेल्फ का आपका आई हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है नोबडी वाज रेडी। अब देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, ये 7 का ये नंबर हो गया। नेक्स्ट है 8 नंबर, और 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपका कहां से है, तो 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, वह है क्वेश्चन टैग का। देखिए कह रहा है कि नोबडी वाज रेडी, और यहां क्वेश्चन मार्क लास्ट में। देखिए क्वेश्चन टैग क्या होता है, तो आपके क्वेश्चन टैग मतलब जो सेंटेंस होते हैं और सेंटेंस के बाद एक टैग होता है, यही ना। तो सेंटेंस कभी भी होंगे तो सब्जेक्ट प्लस एबी प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस एबी प्लस मेन वर्ब तो होगा, बोलिए, तो ये तो होगा आपका। और टैग क्या होता है, तो टैग कॉमा, और कॉमा के बाद इसी एबी को यहां लिखते हैं और इसी सब्जेक्ट को यहां लिखते हैं, यानी ये सब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क। आप समझिए, अब यहां से यानी टैग क्या होता है, तो टैग एबी प्लस सब्जेक्ट होता है। बट क्या होगा, यदि आपका ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव होगा, और यह निगेटिव है तो टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी इसमें नोट लगा हुआ है, निगेटिव है तो इसमें नोट नहीं होगा, और इसमें आपका नोट नहीं लगा है तो इसमें नोट लगेगा। लगा है तो नहीं लगेगा, यदि नहीं लगा है तो लगेगा। और सेकेंड थिंग कि ये जो ए भी यहां लिखाता है वह शॉर्ट फॉर्म में होता है। शॉर्ट फॉर्म मीन्स बोले तो कॉन्टेक्टेड फॉर्म। जैसे हमने बोला विल नोट, तो विल नोट न लिखकर टैग में क्या लिखा है, वांट होता है। ठीक है, जैसे हमने बोला, मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि आपका इज नोट, तो इज नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, तो इज नोट का शॉर्ट फॉर्म इजंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके शॉर्ट फॉर्म। अब देखिए यहां से यही आपका टैग कराता है एबी प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए नोबडी वाज रेडी, नोबडी सेंटेंस कैसा है, तो निगेटिव है। जब निगेटिव है तो टैग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नो और नोट लगने से ही निगेटिव होता है।
नो और नोट न लगकर आपकी वर्ड भी ऐसा हो जैसे नो बडी हो, फ्यू हो, लिटिल हो, हार्डली हो, स्कार्सली हो, ठीक है, नो वन हो, नथिंग हो, ये सब भी निगेटिव वर्ड है और निगेटिव है तो सेंटेंस निगेटिव है। जब निगेटिव है तो टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए एग्युलरी वर्ब क्या है, वाज है, लेकिन सबसे पहले क्या टैग में रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी नोबडी का यहाँ क्या होगा सब्जेक्ट। यदि आई रहता तो यहाँ तो आई लिख लेते और वाई के साथ क्या होगा, वाज हो जाता, लेकिन यहाँ नोबडी है तो माय डियर याद रखिएगा, आपके हमने बताया है जिसके अंत में बडी हो या जिसके अंत में वन हो, जैसे हमने बोला बडी यानी समबडी, नोबडी, एनीबडी, वन, समवन, एनीवन, नो वन, उसका टैग में सब्जेक्ट क्या होगा, तो याद रखिएगा टैग में जो सब्जेक्ट होता है वह दे होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो टैग में कोई भी बड़ी ग्रुप या वन ग्रुप का सब्जेक्ट क्या होता है, बड़ी या वन ग्रुप का टैग में दे होता है, THEY दे, और दे क्या है, प्लुरल है, इसलिए वाज का प्लुरल रूप क्या होगा, वर होगा, और इसलिए यहाँ क्या होगा, वर, और नो बडी का सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ दे, और दे के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा, वर, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। वर नोट नहीं करेंगे क्योंकि यह निगेटिव है तो पॉजिटिव, सब्जेक्ट इसका लिख दिए नो बडी का सब्जेक्ट दे, और दे के अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा, सिमिलर वर हो जाएगा, तो वर दे क्वेश्चन मार्क। समझ गए, बिल्कुल इजी है, थोड़ा समझना है, तो यहां से इसको समझ लीजिएगा। तो यहां देख लीजिए क्या हो जाएगा, वर दे, ईट का सी। 9 नंबर है कालिदास इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास क्या आप कह सकते हैं कि इंडिया में शेक्सपियर के नाम जाने जाते हैं, यानी शेक्सपियर की क्वालिटी की बात की जा रही है। और जब कभी वेन एवर यूज अ प्रॉपर नाउन टू शो इट्स क्वालिटी, यदि उसके क्वालिटी को शो करने के लिए यूज करते हैं, देन यू कैन यूज आर्टिकल द, तो आप उसके पहले आर्टिकल द लगाइए। दैट मीन्स यहाँ जो है शेक्सपियर उसकी क्वालिटी की बात हो रही है, सो यू यूज ए आर्टिकल द बिफोर इट, तो इसके पहले आर्टिकल का यूज कर लीजिए, शेक्सपियर के पहले द आ जाएगा। 9 का सी। नेक्स्ट 10 नंबर है, ए कमिटी वाज फॉर्म टू लुक द मेमोरियल। देखिए लुक द मेमोरियल, अब यहाँ लुक जो है आपकी इसके साथ प्रीपोजिशन, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, पढ़ाए भी होंगे और जो न्यू स्टूडेंट होंगे उनको पढ़ाएंगे आगे। तो आप देखिए प्रीपोजिशनल आपके जो फ्रेज होते हैं, जैसे लुक के साथ आफ्टर भी लगता है, तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। यदि लुक के साथ हम यदि क्या बोले, लुक फॉर करते हैं तो किसी चीज का तलाश करना यानी खोजना, ठीक है। लुक ऐड करते हैं तो देखना, जैसे हमने बोला लुक एट द बोर्ड, यानी देखना, किसी चीज को देखना, ठीक है। उसके बाद लुक इनटू भी कर सकते हैं, तो जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना। और देखिए अब आपका मीनिंग यहाँ पे क्या मांग रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कमिटी बनाया गया, मेमोरियल को देखभाल करने के लिए बनाया गया होगा, ठीक है। लुक एट यानी निर्देश देने के लिए, किसी चीज को देखने के, एट का मतलब क्या, लुक एट द बोर्ड, मतलब हमने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि इसको देखिए, ठीक है, तो एट नहीं होगा, यानी फॉर्म देखभाल के लिए, तो आफ्टर आ जाएगा 10 का बी। 11 नंबर है, द मास्टर डिस्पेंस द सर्विसेज ऑफ हिज सर्वेंट। डिस्पेंस मतलब बाहर करना, सर्विस से मुक्त कर देना, तो डिस्पेंस के साथ आपका क्या आता है, डिस्पेंस के साथ आपका प्रीपोजिशन विथ आता है, यानी मालिक ने नौकर को मतलब ड्यूटी से, सर्विस से, नौकरी से निकाल दिया, ठीक है। तो 11 का आपका हो जाएगा बी, 11 का बी। इसके बाद 12 नंबर है, और 12 नंबर में है आपका प्लुरल फॉर्म, तो प्लुरल फॉर्म ऑफ, ध्यान दीजिए 12 नंबर है प्लुरल फॉर्म, प्लुरल फॉर्म, प्लुरल फॉर्म ऑफ दिया है, प्लुरल फॉर्म ऑफ रूफ। देखिए प्लुरल फॉर्म ऑफ रूफ दिया है। अब आप सोचिएगा कि सर लास्ट में जैसे वाइफ है तो लास्ट में एफ या एफ ही हो, ठीक है, तो आप पे भी एस लगाते हैं, वाइफ का क्या हो जाता है वाइफ, लेकिन एक्सेप्शन में है रूफ है, क्लिप है, ठीक है, ये सब प्रूफ है, तो ये सब कह सकते हैं एक्सेप्शन है। दैट मीन्स आप इसको लर्न कीजिए कि रूफ हो, प्रूफ हो, बिलीफ हो, ठीक है, क्लिप हो, ये सबके लास्ट में सिर्फ क्या लगाना है,
एस लगाकर ही प्लूरल बनाना है, ए पे हटाकर भी एस नहीं लगाना है। तो आपके एग्जाम में आते हैं एक्सेप्शन वाला, तो रूफ का क्या हो जाएगा, रूफ्स। तो इस तरह से आपकी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा 12 का ए। नेक्स्ट आइए 13 नंबर। 13 नंबर कहता है पीपुल, उसके बाद रीअरेंज द जंबल वर्ड है, रीअरेंज द सेंटेंस है। पीपुल के बाद है आई डी डिस्पेंसरी वेंट टू हिम ऑफ ऑल प्रोफेशंस फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। पीपुल ऊपर फिक्स है, उसके बाद PQRS को एडजस्ट करना है। तो पीपुल के बाद क्या आएगा, तो पीपुल ऑफ ऑल प्रोफेशंस। पहले किसी चीज को आप बारे में बताइए, पहले हम किसी शब्द को लेते हैं, उसके बाद उसको डिटेल करते हैं, दैट मीन्स उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट देते हैं। ठीक है, ऐड कीजिए पीपुल ऑफ ऑल प्रोफेशंस। पीपुल ऑफ ऑल प्रोफेशंस यानी सभी पर मतलब प्रोफेशंस के लोग क्या, वेन टू हिम, वेन टू हिम, उसके बाद क्या करेंगे, भव देंगे। तो पहले सब्जेक्ट हमने क्या लिया, पीपुल ऑफ ऑल प्रोफेशन सब्जेक्ट हो गया, तो आर, तो पीपुल के बाद आर आया, उसके बाद वेन टू हिम भव आया। कहाँ जाते हैं, वेन टू हिम एट हिज डिस्पेंसरी, यानी उसके पास जाते हैं। और डिस्पेंसरी मतलब क्या होता है, दवाखाना, दवाखाना के पास। फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट यानी कि दवा और इलाज करवाने के लिए। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, पहले आर होगा, उसके बाद क्यू होगा, फिर पी होगा, एस होगा। तो आर क्यू पी एस, सॉरी आर क्यू एस पी, सॉरी यहां से होगा आर क्यू एस पी। ये होगा पीपुल ऑफ ऑल प्रोफेशन वेन टू हिम फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट एट ही डिस्पेंसरी। पहले बताएंगे किस लिए जाता है, उसके बाद बताएंगे कहाँ जाता है। ठीक है, तो पहले क्या बताएंगे, कारण बताते हैं। तो पहले कारण क्या है कि मतलब इस काम से और वहां जाता है, तो इसलिए पहले क्या होगा, आर क्यू एस पी। आपके ऑप्शन 13 का डी है। नेक्स्ट है साइनोनिम ऑफ प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना, प्राचीन, यानी प्रेजेंट और मॉडर्न कट जाएगा माय डियर, एलिमिनेट कर दीजिए। प्रेजेंट और मॉडर्न एक जैसा, एसी नहीं होगा, कल्चर सभ्यता नहीं होगा। तो इस तरह से एंशिएंट, एंशिएंट मतलब तो याद करना है, प्रचलित वर्ड है। तो प्रिमिटिव पुराना यानी प्राचीन, एंशिएंट हो जाएगा प्राचीन। तो 14 का बी। 15 है एंटोनिम ऑफ ग्रेटिफाई। ठीक है, ग्रेटिफाई मतलब क्या, संतोष देना। देखिए आपका ये एंटोनिम ऑफ ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई मतलब होता है संतोष, यानी कि किसी को क्या करना, संतुष्ट करना। एनवाय मतलब क्या, गुस्सा दिलाना। तो किसी को हम प्रसन्न करते हैं, ग्रेटिफाई मतलब प्रसन्न करना, और एनवाय मतलब परेशान करना। तो यही हो गया उल्टा, 15 का ये हो जाएगा। थ्रिल एक तरह से कह सकते हैं, मतलब थ्रिल मतलब क्या है, मनोरंजन से, जैसे अयासी जैसे होता है थ्रिल भी होता है, और एक धमकी वगैरह भी आता है, तो थ्रिल वहां पे ये हो जाएगा। ह्यूमर मतलब हास्यप्रद हो जाएगा, और फुलफिल मतलब कि पूरा करना। तो इस तरह से 15 का ये होगा। 16 है डू अ गुड टर्न, इसका आइडियम्स क्या होगा, तो टू हेल्प समवन। डू अ गुड टर्न का मतलब होता है किसी की मदद करना। 16 का ये। 17 है समथिंग विच इज आउट ऑफ यूज, मतलब कोई चीज जो क्या है, आउट ऑफ यूज मतलब कि यूज में नहीं है, अब बेकार है, तो उसका क्या होगा, तो उसका इसका पहले भी वर्ड आया है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट वर्ड आपका पहले भी आया है, दैट मीन्स अप्रचलित। तो ये हो जाएगा वह चीज जो आपके यूज में नहीं है, आउट ऑफ यूज है, उसको अप्रचलित कहते हैं, यानी पुराना। बी ऑप्शन हो जाएगा 17 का बी। ठीक है, उसके ए ऑप्शन में दिया है कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी मतलब क्या होता है, कैटेस्ट्रॉफी मतलब होता है आपका क्या, तो कैटेस्ट्रॉफी मतलब आपका होता है तबाही। ठीक है, कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है आपका तबाही। कॉमन मतलब समान, और डिजास्टर मतलब क्या होता है, वही तबाही, विपत्ति। ठीक है, तो आपके ऑप्शन जो होंगे क्या होंगे, ऑप्शन हो जाएगा 17 का बी। 18 है फाइंड आउट क्लियर स्पेल्ड गाइडेंस। तो गाइडेंस को लिख के देख लीजिए, जो लिखेंगे वही होगा सही। तो गाइडेंस ये हो जाएगा। ठीक है, गाइडेंस GUIDENC। तो आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे सी हो जाएंगे, 18 का सी। चलिए 19 की ओर आइए। 19 क्वेश्चन आपका नरेशन है, और नरेशन वॉइस में गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है, he said to me where are you going, where are you going, where are you going।
ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या है, ये इंट्रोगेटिव है। हमने कल ही बताया था कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव में आपका दो तरह का होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या यूज करते हैं, आपका इफ या वेदर का यूज करते हैं। और एक हमने बताया था कि WH से स्टार्ट होगा, तो WH स्वयं आपका कंजंक्शन का काम करेगा, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेगा। और कभी भी याद रखिएगा, आपके WH के बाद आपका क्या आएगा, तो WH के बाद आपका सब्जेक्ट प्लस आपके ये भी होंगे, तो ये भी प्लस मेन वर्ब, दैट मीन्स आपके सटीव सेंटेंस आएंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव को सटीव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन है सेट टू का क्या हो जाएगा, तो आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड, और क्या होगा, हिम। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेंगे, हटेगा, तो क्या आ जाएगा, वेयर आ जाएगा। वो अभी बोले हैं WH स्वयं आता है, इसके साथ दैट नहीं आएगा, एक ही कंजंक्शन आएगा, एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए एक कंजंक्शन का ही काम कर देगा वेयर। ठीक है, एग्जाम में देगा ही आस्क्ड हिम दैट वेयर, गलत हो जाएगा, ही आस्क्ड हिम वेयर होगा, यही आपका कंजंक्शन का काम करेगा। इसके बाद सब्जेक्ट, टेंस का चेंज होगा, टेंस आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो सब ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यानी आई हो जाएगा, और आई के अकॉर्डिंग पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, आई वाज, और आई वाज गोइंग फुल स्टॉप। तो ही आस्क्ड हिम वेयर आई वाज गोइंग, देखिए ही आस्क्ड मी, अच्छा ही आस्क्ड, यहाँ मी है, सही है, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। 19 का बी, आपकी गलती कहां देंगे, ही आस्क्ड मी डैट दे देगा तो गलत हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग देगा, गलत होगा। आपके WH के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। 20 नंबर है आपके काइंडली ऑफर योर रिमार्क्स। देखिए ये वॉइस है, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए, 19 जो है, 19 का आपका आंसर जो हुआ कौन हुआ, तो 19 का आपका बी आंसर हुआ, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर है काइंडली, 20 नंबर क्वेश्चन है काइंडली ऑफर योर रिमार्क्स, काइंडली ऑफर्स योर रिमार्क्स। ये आपके क्या है, कैसा सेंटेंस है, वॉइस में पता होगा। तो यदि काइंडली या प्लीज से स्टार्ट हो, दैट मीन्स वह रिक्वेस्ट, यानी इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव में क्या है, आपके रिक्वेस्ट का बोल रहा है। तो प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो, तो ये आपके पैसिव वॉइस में क्या होता है, रिमूव हो जाता है, हट जाता है, और इसके बदले में आप लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। आप प्लीज या काइंडली के बदले में पैसिव में क्या लिखते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद एज जो आपके सेंटेंस है सेम उतार दीजिए। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ऑफर योर रिमार्क्स, ये हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू ऑफर योर रिमार्क्स। देख लीजिए कहाँ है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ऑफर योर रिमार्क्स। 20 का सी, 20 का क्या हो गया, सी। तो इस तरह से आपके सेट 3 कंप्लीट हुए। और आप वीडियो को देखिए, एक बार देखिए नहीं समझ में आया, 2 बार देखिए, आप रोक कर वीडियो को देखिए और देखकर समझने का प्रयास कीजिए। आप वोकैब की कॉपी में वोकैब को लिखिए, ग्रामर की कॉपी में ग्रामर को लिखिए, और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। एक समय आएगा जो आपकी इंग्लिश एक बेहतर होगा, और एयरफोर्स में 20 में 20 आपकी आएगी, नेवी में 25 में 25 आएगी। ये मेरा आपसे वादा है, आपसे विश्वास। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।